हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ पे है। हमने इन एमसीक्यूज़ पे ऑलरेडी 3 क्लासेस अपलोड की हुई हैं। अगर किसी की वो क्लासेस स्किप हुई हैं तो उन क्लासेस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। साथ ही साथ क्लास के एंड पे भी आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया है सो दैट आप वो प्लेलिस्ट रन करके माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं सारे टॉपिक कवर कर पाओ। अच्छा, उसमें कुछ पोर्शन हमने सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन का भी डाला है, तो वो सिंपली क्योंकि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है एंड वो रेलेवेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसलिए वो पोर्शन हमने इंक्लूड कर लिया है प्लेलिस्ट में। तो ये प्लेलिस्ट रन करके आप सिंपली सारे एमसीक्यूज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर सकते हो हमारे चैनल से। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने जो पास 3 क्लासेस अपलोड की थी, हर एक क्लास में 50 एमसीक्यूज अपलोड किया था, तो ओवरऑल हमने 150 एमसीक्यूज अपलोड कर दिए थे और आज का सेशन हमारा 151 एमसीक्यूज से होगा। तो देखो, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ऑल रिसोर्सेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट आर इंक्रीज बाय 20% एंड आउटपुट इंक्रीजेज बाय 20%, देन देयर मस्ट बी। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। रिटर्न टू स्केल की बात करें तो रिटर्न टू स्केल में ना 3 कॉन्सेप्ट है। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, फिर है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और लास्ट हमारे पास डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और हम कह सकते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो इसका कॉन्सेप्ट ये ना कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में अगर आपने इनपुट बढ़ाया 100% से, लेट से, तो आपका आउटपुट इंक्रीज होगा हमेशा इनपुट से ज़्यादा, दैट इज़ 150% से। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि अगर इनपुट को 100% से बढ़ाया तो आउटपुट भी 100% से ही बढ़ेगा। और डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है कि अगर इनपुट को 100% से बढ़ाया तो नो डाउट इनपुट बढ़ाने से आउटपुट तो बढ़ेगा, बट ओनली बाय 50%। क्लियर? मतलब जितना इनपुट बढ़ाया अगर उससे ज़्यादा इंक्रीज आउटपुट में है तो इंक्रीजिंग, अगर दोनों में सेम परसेंटेज से इंक्रीज है तो कांस्टेंट, एंड अगर इनपुट बढ़ाने से आउटपुट इंक्रीज हुआ बट कंपैरेटिवली इनपुट के कम हुआ तो फिर वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहलाता है। और क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि इनपुट अगर 20% से बढ़ा तो आउटपुट भी 20% से बढ़ा, तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सप्लेन वाई द। जब भी कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज का ना, तो ये याद रखना क्योंकि ये बेसिकली रिटर्न टू स्केल से रिलेटेड है, एंड रिटर्न टू स्केल ये लॉन्ग रन कर्व से ही रिलेटेड होता है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज टिपिकली यू शेप्ड। करेक्ट आंसर होगा सी। बाकी सारी चीज़ें देखो शॉर्ट रन कर्व से रिलेटेड है। एक चीज़ और हम बता दें कि जैसे हम लोग इनपुट आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप देखते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग जिसको प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं ना, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। अगर शॉर्ट रन में आपको ये रिलेशन देखना है तब हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, और हम कह सकते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक? और अगर यही रिलेशन दैट इज इनपुट आउटपुट का रिलेशन हमें लॉन्ग रन में देखना हो तब हम रिटर्न टू स्केल यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे लर्न हो जाएगा क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से ना एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट, इन एनी प्रोडक्शन प्रोसेस द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल्स, मार्जिनल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? सिंपली कोई भी अगर एडिशनल चेंज हो रहा है, दैट इज अगर हम बात करें मार्जिनल की, तो मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है? एडिशनल। तो टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर इनपुट्स, ये तो नहीं हो सकता, ये तो एवरेज प्रोडक्ट की बात कर रहा है। टोटल आउटपुट माइनस द टोटल कैपिटल स्टॉक, द चेंज इन द टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल चेंज इन द लेबर इनपुट। यही होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि एमपी बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? टीपी से और टीओ से, दैट इज टोटल आउटपुट से। तो कह रहा है कि जो टोटल आउटपुट में चेंज होगा किसकी वजह से? लेबर इनपुट में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से। तो जो एडिशनल चेंज हो रहा है वही किसको डिनोट करेगा? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द जनरल फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो, अगर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो ये इनपुट आउटपुट का रिलेशन बताता है, बट कैसा रिलेशन बताता है? टेक्नोलॉजिकल। इट इज अ प्योरली टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स एंड क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट। येस, इट रिप्रेजेंट्स द टेक्नोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। येस, prices of inputs or of the output do not enter into the production function. Yes, यहाँ पे हम सिर्फ इनपुट आउटपुट, यहाँ हम लोग इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स देखते हैं, ना कि प्राइस के टर्म्स में देखते हैं। इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट डिस्क्राइबिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट पर यूनिट ऑफ टाइम।
तो ये चारों ही पॉइंट प्रोडक्शन फंक्शन के लिए करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स द प्रेजेंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होल्डिंग एटलीस्ट वन फैक्टर कांस्टेंट। क्या कह रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न कौन शो कर रहा है, देख लेते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इज पॉजिटिव एंड राइजिंग, ये अगर होगा तो डिमिनिशिंग रिटर्न तो नहीं कहलाएगा, तब तो इंक्रीजिंग रेट से सब कुछ होता है। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इज पॉजिटिव बट फॉलिंग, अगर वो फॉल कर रहा है, जैसे ही वो फॉल करेगा वो क्या शो करेगा, डिमिनिशिंग रिटर्न, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये अभी ऊपर समझाया था। डबलिंग द इनपुट यूज्ड लीड्स टू डबल द आउटपुट, ये तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो गया। इंक्रीज हो रही है इनपुट 50% से बट आउटपुट 25% से, तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। इंक्रीजिंग इनपुट बाय 1/4 मतलब 25% से बढ़ा है, इससे हमारा आउटपुट 1/3 बढ़ रहा है मतलब 33.33%। तो नो डाउट इनपुट जितने से बढ़ रहा है उससे ज़्यादा आउटपुट बढ़ रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट इफ एज अमाउंट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट राइजेस। अब अगर हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें ना, तो ये तब एग्जिस्ट करता है जब लार्जर स्केल पे प्रोडक्शन होता है एंड उससे हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो कम होता जाता है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट फॉल करती है। तो एज अमाउंट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट फॉल्स, तो करेक्ट आंसर होगा बी। बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स, गुड्स और सर्विसेज की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो, वो भी लार्ज स्केल पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग लॉन्ग रन में बात करते हैं यहाँ, तो लार्जर स्केल पे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बनाते हो बट जो आपकी इनपुट कॉस्ट है वो कम से कम आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट, अ बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉन्ग रन एंड द शॉर्ट रन इज दैट if a firm produces no output in the long run, it still incurs a cost, while in the short run, a firm incurs a cost only if produces output. होता क्या है ना कि लॉन्ग रन में सारे इनपुट वेरिएबल होते हैं एंड शॉर्ट रन में कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं। तो कह रहा है कि अगर लॉन्ग रन में आप नहीं बनाओगे तो भी क्या कॉस्ट इनकर करेगी, वो तो तब इनकर करती जब हम सबको फिक्स्ड मानते। नेक्स्ट है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट इन द लॉन्ग रन व्हाइल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। नो, इन द लॉन्ग रन सम इनपुट्स आर फिक्स्ड, सारे इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं, व्हाइल इन द शॉर्ट रन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। नो, यहाँ क्या कह रहा है, सम इनपुट्स आर फिक्स, बल्कि लॉन्ग रन में कोई भी इनपुट फिक्स नहीं होता, सारे इनपुट्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। इन द शॉर्ट रन कंप्लीट एडजस्टमेंट ऑफ ऑल इनपुट इज इम्पॉसिबल, व्हाइल इन द लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स कैन बी एडजस्टेड। यस, सारे इनपुट इसलिए एडजस्ट किए जा सकते हैं क्योंकि सारे इनपुट को वेरिएबल माना जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, वेन एवर मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग विथ इंक्रीजिंग यूज ऑफ एन इनपुट, इनपुट के यूज, आपने इनपुट का यूज बढ़ा दिया बट एमपी आपका डिक्लाइन कर रहा है, तो उस केस में टीपी इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से, क्यों, क्योंकि इनपुट इंक्रीज कर रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग यूज ऑफ एन इनपुट, तो नो डाउट टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। नेक्स्ट, व्हेन एपी इज एट मैक्सिमम, नो डाउट एमपी कहाँ होगा, एमपी एपी के बराबर होगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी, इक्वल्स टू एपी। और ये रिलेशनशिप हमने वैसे तो पहले भी बताया था, बट ये रिलेशनशिप आप लोग देख लो, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हमसे टीपी एमपी का रिलेशन पूछे तो सिंपली अगर एमपी इंक्रीज करे तो टीपी इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट, अगर एमपी डिक्लाइन कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है तब भी टीपी इंक्रीज होगा बट डिक्रीजिंग रेट से। अगर एमपी 0 पे है तो टीपी मैक्सिमम होगा, अगर एमपी नेगेटिव है तब टीपी डिक्रीज होगा। क्लियर? और अगर हम एमपी एपी के रिलेशन की बात करें तो जब तक एपी बढ़ रहा है, दैट इज राइज कर रहा है, तब तक एमपी ग्रेटर होगा एपी से। अगर एपी अपने मैक्सिमम पे है तो ये दोनों बराबर होंगे, एंड अगर एपी फॉल कर रहा है तो उस केस में ना मार्जिनल प्रोडक्ट लेस होगा एपी से। ये रिलेशनशिप आप लोग हमेशा याद रखना, क्योंकि हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, वेन एवर एपी इज डिक्लाइनिंग विथ इंक्रीजेज इन इनपुट यूसेज, इनपुट यूसेज के बढ़ने से अगर एपी डिक्लाइन हो रहा है तो उस केस में नो डाउट एमपी क्या होगा, लेस देन एपी होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द टोटल प्रोडक्ट कर्व में इनिशियली शो आउटपुट इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट as more labor is hired because of the
ये कह रहा है कि टीपी जो है इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, तो नो डाउट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा होगा एंड एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज इन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। नेक्स्ट if labor is the only variable resource and its marginal physical product falls as more workers are hired, तो सिचुएशन में क्या होगा? the law of diminishing marginal return is at work, marginal cost is rising, average cost may still be declining, APP may still be rising। no, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि लेबर ही एक वेरिएबल रिसोर्स है, ऐसा कब होता है? शॉर्ट रन में होता है ना, जहाँ हम लोग लैंड को क्या मानते हैं? फिक्स मानते हैं, और लेबर को क्या मानते हैं? वेरिएबल मानते हैं। और कह रहा है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट फॉल्स हो रहा है, तो नो डाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, व्हेन बोथ एवरेज एंड टोटल प्रोडक्ट आर ग्रेटर देन 0 एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स एवरेज प्रोडक्ट, तो उस केस पे टोटल प्रोडक्ट हमारा कहाँ होगा? पॉजिटिव होगा एंड राइज कर रहा होगा, क्योंकि अगर मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के इक्वल है तो नो डाउट मार्जिनल प्रोडक्ट, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट कहाँ होगा? अपने मैक्सिमम पे हो, इसीलिए लिखा है कि एपी क्या है? ग्रेटर देन 0, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो टीपी कहाँ होगा? पॉजिटिव एंड राइजिंग। नेक्स्ट, कॉस्ट इनकर्ड ओनली व्हेन प्रोडक्शन अकर्स आर नोन एज, अगर प्रोडक्शन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन नहीं होगा तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं इनकर होगा। नेक्स्ट, the law of diminishing marginal return is encountered as increasing amount of labor are hired because as production rises, the additional labor hired is less and less skilled. Experienced workers are hired before the less skilled. Each extra worker hired decreases amount of land and capital per worker. So the workplace becomes more congested and managerial control becomes more difficult. Yes, अगर एक पर्टिकुलर लैंड है, इस पे 4 लेबर की ज़रूरत है, हमने 4 तक अगर अपॉइंट किया तब तक तो ठीक है, जैसे ही हम 5th वाला यहाँ पे अपॉइंट करेंगे तो इसमें गलती उस लेबर की नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये लैंड अब इतने लोगों को, इतने एक्स्ट्रा वर्कर को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मार्जिनल रिटर्न हमारा फॉल करेगा और डिमिनिश करेगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेलीवेंट फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर हम आंसर इसका पिन कर देंगे। नेक्स्ट, अ कर्व दैट कैन नेवर बी यू शेप्ड इज एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, क्योंकि ये हमेशा इस तरीके से बनता है, ना ही एक्स एक्सिस टच करता हो, ना ही ये यू शेप्ड होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स आर मोस्ट कंपैटिबल विद, ये ज़्यादा कंपैटिबल होता है एडवांटेजेस फ्रॉम स्पेशलाइजेशन से। नेक्स्ट, इफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल एज आउटपुट ग्रोज, अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल कर रहा है तो उस केस में टोटल कॉस्ट भी डिक्लाइन करेगा। नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक थ्योरी द कॉस्ट ऑफ अ फर्म, अगर इकोनॉमिक थ्योरी की बात करें तो इसमें इम्प्लिसिट भी यूज़ करता है और एक्सप्लिसिट भी इंक्लूड करता है। नेक्स्ट, द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म एज डिफाइंड इन स्टैंडर्ड इकोनॉमिक थ्योरी, किसकी बात कर रहा है? एटीसी की, तो नो डाउट एटीसी क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट भी है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी है। क्लियर? तो देख लेते हैं, एज पर गिवन ऑप्शन आर द सम ऑफ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, क्योंकि अगर एटीसी की बात करें तो ऐसे क्या हो जाएगा हमारा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एन, और ये टोटल कॉस्ट किसको डिनोट करेगा? फिक्स पोर्शन भी रहेगा, वेरिएबल पोर्शन भी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट बोल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, द शॉर्ट रन एज अ टर्म इज यूज्ड इन कनेक्शन विद द थ्योरी ऑफ अ फर्म इज अ पीरियड ऑफ टाइम टू शॉर्ट फॉर द फर्म टू वैरी ऑल इट्स इनपुट्स। शॉर्ट रन मतलब यही होता है कि आप सारे के सारे अपने इनपुट्स को वैरी या चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इन द शॉर्ट रन, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, फिजिकल प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, तो एज आउटपुट इंक्रीजेस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एज आउटपुट इज इंक्रीज, जैसे ही आउटपुट बढ़ेगा द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स नीडेड टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट विल इंक्रीज कॉजिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट टू इंक्रीज। क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी में यही चीज़ होता है ना कि आप आउटपुट बढ़ा दो बट उससे इनपुट भी बढ़ेगा और इनपुट की तो जो पर यूनिट ऑफ आउटपुट है वो भी इंक्रीज होगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, डैश शोज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। इनकम इलास्टिसिटी, इस पे हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है। फॉर द कमोडिटीज लाइक सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा, द इनकम इलास्टिसिटी विल बी, इनकम इलास्टिसिटी हमेशा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि आप 1 रुपये कमाओ तो भी एक ही पैकेट कंज्यूम करोगे सॉल्ट की, या आप 4 रुपये कमाओ तो भी आप सॉल्ट की एक ही पैकेट कंज्यूम करोगे, आप कभी भी कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट बढ़ा नहीं दोगे। नेक्स्ट,
व्हेन इनकम इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, अगर इनकम के साथ क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो रही है तो उस केस में हम लोग कहाँ है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में। और इन सारे टॉपिक पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, पूरा टॉपिक वाइज नोट्स के साथ डिस्कशन किया, इसलिए इस पर हम फर्दर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। एन इंक्रीज इन इनकम में लीड टू एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में भी यूनिट इनकम इलास्टिसिटी भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। यही तीनों पॉइंट हमने बताया, करेक्ट आंसर होगा डी, एनी ऑफ द अबव, क्योंकि पॉजिटिव में यही तीन आता है, इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। और अगर इनकम इलास्टिसिटी की बात करें तो इसमें नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है। नेक्स्ट, the proportionate change in the quantity demanded of a commodity responds to change in price of another related commodity, इसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। टी और कॉफी बेसिकली क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ये सब पॉइंट पे हमने डिस्कशन किया है। कार पेट्रोल किस तरह के गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। इफ द कमोडिटीज आर सब्स्टिट्यूट इन नेचर तो क्रॉस इलास्टिसिटी उनके बीच में हमेशा पॉजिटिव होगी, और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होती है, नेगेटिव। इफ द कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेक्स्ट, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्रमोशनल एक्सपेंसेस। प्रमोशनल एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी और प्रमोशनल इलास्टिसिटी, तो करेक्ट आंसर होगा डी। विच वन इज अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड है, आउटले मेथड है, ज्योमेट्रिक मेथड है, और सब पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। हमने इनफैक्ट डिमांड से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहां हमने ये सारे टॉपिक जो डिमांड से रिलेटेड है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड है वो इंक्लूड भी किए हैं। हमने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है अपने रिटन नोट्स के साथ। आउटले मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम और क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। डैश मेथड मेजर्स इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में बताता है आर्क मेथड। नेक्स्ट, डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स जैसे कि सॉल्ट, राइस एक्सेट्रा इज डैश, एंड डिमांड फॉर कंफर्ट एंड लग्जरी गुड इज। अब अगर नेसेसरी गुड्स की बात करें तो इन इलास्टिक होता है, दैट इज लेस देन 1, और कंफर्ट लग्जरी की बात करें तो ग्रेटर देन 1, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, डैश is a process of finding current values of demand for various values of prices and other determining variables। ये डेफिनेशन है डिमांड एस्टिमेशन की। नेक्स्ट, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर डिमांड एस्टिमेशन। डिमांड एस्टिमेशन के लिए जो हम लोग टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं, अगर टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करें फॉर डिमांड एस्टिमेशन तो उसमें कंज्यूमर सर्वे है, कंज्यूमर क्लिनिक्स, फोकस ग्रुप्स है, मार्केट एक्सपेरिमेंट एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डैश इज एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द फ्यूचर कोर्स ऑफ डिमांड, डिमांड फोरकास्टिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, डैश डिमांड फोरकास्टिंग इज प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट ट्रेड एसोसिएशन इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द डिमांड फॉर पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा इंडस्ट्री लेवल। यहाँ हम किसकी बात करें, इंडस्ट्री लेवल की बात कर रहे हैं। डैश फोरकास्टिंग is more important from managerial viewpoint as it helps the management in decision making with regard to the firm's demand and production, firm level। जब भी हम लोग मैनेजरियल डिसीजन की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा किसकी बात करेंगे, फर्म लेवल की बात करेंगे। नेक्स्ट, पर्पसेस ऑफ शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग इंक्लूड्स मेकिंग अ सूटेबल प्रोडक्शन पॉलिसी, येस, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल, येस, डिसाइडिंग सूटेबल प्राइस पॉलिसी, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, पर्पसेस ऑफ शॉर्ट टर्म डिमांड क्या नहीं इंक्लूड करता है, प्राइस पॉलिसी इंक्लूड करता है, सेटिंग करेक्ट सेल्स भी इंक्लूड करता है, फोरकास्टिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी इंक्लूड करता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग क्या नहीं इंक्लूड करता, अगेन सूटेबल प्रोडक्शन पॉलिसी को बनाना इंक्लूड करता है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल भी इंक्लूड करता है, उसको रिड्यूस करना, प्राइसिंग पॉलिसी भी, बट प्लानिंग ऑफ अ न्यू यूनिट और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट यूज इंक्लूड नहीं करता। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है पर्पसेस ऑफ लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग क्या नहीं इंक्लूड करता है, तो इसमें ना न्यू यूनिट एक्सपेंशन इंक्लूड होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इंक्लूड होता है, मैन पावर रिक्वायरमेंट इंक्लूड होता है, बट प्राइसिंग पॉलिसी इंक्लूड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट रन का प्रोसेस है, ना कि लॉन्ग रन का। क्लियर? अब ये ओवरऑल 50 MCQs थे, जिसमें एक MCQs हमने बताया कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, सो दैट हम उसका आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकें। और अगर आज के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेगा तो MCQs बहुत ही ईजिली आप कर पाओगे। अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।